ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी। आज हमारा चैप्टर 8 है और लेक्चर नंबर है 89 बायोलॉजी। चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं विद स्मार्ट सिलेबस और न्यूट्रिशन का चैप्टर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूट्रेंट्स हैं और फिर एट द एंड इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इन न्यूट्रेंट्स को कैसे प्रोसेस किया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन होती है और बॉडी का हिस्सा बना लिया जाता है। तो बेटे हमने स्टार्ट किए थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में शामिल है जी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, देन शामिल हैं विटामिन्स are these are the components of human food, water and dietary fibers इनको हम फर्स्ट वन को प्रीवियस लेसन में स्टडी कर चुके हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो इनका सोर्स है वो प्लांट है। फूड जिससे हम खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। बेसिकली क्या हैं वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में कोई और काम नहीं करते सिवाय सोर्स ऑफ एनर्जी के। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ढेर सारी एनर्जी देते हैं। 1/2 से 2/3 बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वैसे तो लिपिड्स और प्रोटीन्स भी एनर्जी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी सोर्स के साथ साथ वो बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होने के साथ साथ बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दीज आर ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ना तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये कि बिल्डिंग मटेरियल या बॉडी के जो भी बॉडी मटेरियल सिंथेसिस में ये हिस्सा नहीं लेंगे। तो बेटे इनकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। ग्लूकोज कॉमन एग्जांपल है जिससे आप लोग फेमिलियर हो। ग्लूकोज विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ आल्सो द कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा माल्टोस, लैक्टोज, स्टार्च, ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और हमने ये कहा था कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स के किसी भी मेंबर का अगर 1 ग्राम ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी के बॉडी को मिलते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज। ये आप MCQs के लिए भी मार्क करेंगे। इसके बाद बेटे हमने इनके सोर्सेज, फूड सोर्सेज पढ़े थे। पास्ता, बीन्स, ब्रेड, राइस और उसके बाद पोटैटोस, देन सीरियल्स में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं और हमारी बॉडी में इनका क्या काम है, राइट? आज हम ये पढ़ेंगे। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये दो दूसरे
कंपोनेंट से मिलकर बन रहे हैं। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स and glycerols and glycerol. Glycerol is a type of alcohol. Glycerol, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जब इकट्ठे होते हैं तो फैट्स या लिपिड्स बनाते हैं। बच्चों, लिपिड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि लिपिड्स, आपने एंजाइम्स के चैप्टर में भी देखा था कि लाइपेज एंजाइम जब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है तो फैट्स ब्रेक होती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो दो चीज़ें हैं जो ये मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी, फैट्स बनाएंगी या लिपिड्स बनाएंगी। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स हैं दो तरह के होते हैं जो यहाँ पर लिपिड्स को बना रहे हैं। दीज फैटी एसिड्स जो लिपिड्स को बना रहे हैं मे बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं बच्चों, और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और अनसैचुरेटेड, आपने अक्सर जो घी के जो पैकेट्स होते हैं, जो पैकिंग होती है जो भी, उसके बाहर उसकी अगर कंपोजिशन देखें तो लिखा होगा सिंथेसाइज्ड विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम वहाँ पे लिखा होता है। तो ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। द फैटी एसिड मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, आपने जितनी भी फैट्स देखी हैं अपने सराउंडिंग में या जो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, आपने देखे एक सॉलिड होते हैं, फैट्स में बी सॉलिड। फॉर एग्ज़ाम्पल घी, बटर, ये सॉलिड है। और जितने भी ऑयल्स होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कभी भी सॉलिड नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पे अमूमन वो लिक्विड ही रहते हैं। अब वो तमाम फैट्स या वो तमाम लिपिड्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, राइट। फिर आपको बताऊंगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जितनी भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है दे आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या जितनी भी बॉन्डिंग है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ होती है। बच्चों आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी कि कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ऑल द कार्बन atoms, all the carbon atoms in saturated fatty acids are bonded mean covalent bond बनाते हैं with hydrogen, यानी इनके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। All the carbon atoms are bonded with hydrogen atoms in saturated fatty acid. Saturated fatty acid में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा यहाँ पर इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरा कैरेक्टर है सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाले जो जितने भी लिपिड्स हैं they are solid at room temperature. Lipids containing saturated fatty acids, are solid at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड ही होते हैं, राइट। इनका एग्जिस्टेंस ही सॉलिड की फॉर्म में होता है।
ठीक है जी। ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं विद हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो लिपिड सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाला लिपिड है बटर। बटर आपने देखा है बच्चों, घरों में अमूमन यूज़ होता है और थोड़ा सॉलिड होता है बटर, जिसके अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। बटर कंटेन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड 30% इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये हो गए बेटे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड कैसे होंगे और उनसे बनने वाले लिपिड्स कैसे होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अभी हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये भी डिस्कस करना है कि इनकी बॉडी में इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्या काम करेंगे और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन एटम्स आर लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये लिक्विड होते हैं, हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स unsaturated fatty acids have some of their carbon atoms double bonded। कार्बन एटम्स में डबल बॉन्डेड होते हैं। डबल, यहाँ पे बात हो रही थी कि कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड मीन उनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि these are usually unsaturated fatty acids से these lipids जो हैं usually liquid at room temperature, liquid at room temperature। इनसे जो भी फैटी लिपिड्स बनेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, ये कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल है बच्चों इसकी एग्जाम्पल है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर सीड से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है सनफ्लावर ऑयल विच इज़ लिक्विड। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर भी देंगे या कम टेम्परेचर भी देंगे, इट विल एग्जिस्ट इन द ऑयल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो सनफ्लावर ऑयल कंटेन 75% unsaturated फैटी एसिड्स। जी बच्चों, ये एग्ज़ाम्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस भी एज अ शॉर्ट पूछा जाता है। और व्हाट आर लिपिड्स, ये भी पूछा गया है। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और ये फैटी एसिड्स जो लिपिड्स को बना रहे हैं दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि सैचुरेटेड होंगे तो सॉलिड होंगे, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से लिपिड्स बनेंगे तो दे विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
बच्चों अब देखते हैं कि ये 1 ग्राम फैट्स या लिपिड्स एनर्जी वैल्यू की बात करते हैं। पीछे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी के मिल रहे थे। इसकी एनर्जी वैल्यू 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी के प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द एनर्जी वैल्यू ऑफ लिपिड्स। और ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे मेम्ब्रेन्स बनाने में लिपिड्स यूज़ होते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, न्यूरॉन की शीट्स बनाते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद बेटे हम एनर्जी फूड सोर्स की बात करेंगे कि हम कौन कौन सी डाइट लेंगे तो हमें लिपिड्स खाने को मिलते हैं, हमारे खाने में लिपिड्स ऐड हो जाएंगे। फूड सोर्सेज में हम देख सकते हैं एग के अंदर भी लिपिड्स होती हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, देन ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद बेटे चीज़, मटन, फिश, चीज़, मटन, फिश, कोकोनट ऑयल, ये सारे वो फूड्स हैं जिनको खाने से आपको डाइट में लिपिड्स मिलते हैं। कॉमनली डॉक्टर्स और जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले लिपिड्स यूज़ करने को सुजेस्ट करते हैं। क्यों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज़ करने को कहा जाता है? बच्चों याद रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर पे भी अक्सर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और आफ्टर डाइजेशन ये हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट भी हो जाते हैं एंड कॉज द इंक्रीज इन कोलेस्ट्रोल लेवल। कोलेस्ट्रोल एक ऐसा लो डेंसिटी हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो में रुकावट ले आती हैं। आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन ब्लड वेसल्स के अंदर हर वक्त ब्लड फ्लो करता है, और ये ब्लड फ्लो ही लाइफ के लिए पॉसिबल है, लाइफ को पॉसिबल बना रहा है। तो बच्चों एक टाइम जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है एक पर्सन का ड्यू टू द यूज़ ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से उस पर्सन का कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ होगा, वो कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, और वहाँ पर ब्लड की क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो में रुकावट आती है तो दैट पर्सन जिसका कोलेस्ट्रोल लेवल शुरू में इंक्रीज़ हुआ होता है, एक टाइम आता है कि उसका फिर वो हार्ट पेशेंट भी बन जाता है ड्यू टू स्लो फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है बेटे, यहाँ पर ये शॉर्ट आपको एज अ शॉर्ट जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, फूड सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, एनर्जी वैल्यू पूछी जा सकती है, कितनी है 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज। ठीक है जी, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस पूछा जा सकता है, देन व्हाट आर लिपिड्स पूछा जा सकता है। साइड बॉक्स में आप लिखेंगे वाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अ पर्सन। यहाँ पे आप साइड बॉक्स पे क्वेश्चन लिखेंगे वाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स are harmful for health। तो इसके लिए ये साइड बॉक्स में ही इसका आंसर है, सैचुरेटेड फैटी एसिड सेहत के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकते हैं। बच्चों
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं क्या करेंगे, एक पर्सन का कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ करेंगे और कोलेस्ट्रोल से आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉगिंग होगी। ब्लड क्लॉगिंग के नतीजे में वहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीज़ भी देखी जा सकती हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स का। जी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। खुद प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं? जैसे आपने लिपिड्स में अभी देखा कि लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो प्रोटीन को बनाने वाले जो उनके यूनिट्स हैं, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। बच्चों, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल लेवल पे भी जाके देखें तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, राइट। उसके बाद बेटे साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म एंड मैनी ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एक सेल में प्रोटीन की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि सेल के साइटोप्लाज्म को बना रही है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं और ऑर्गेनल्स में पाई जाती हैं। और ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ present in muscles। आपने मसल्स की 3 टाइप्स मसल टिश्यू में पढ़ी हैं। मसल्स को बनाती हैं प्रोटीन, मसल्स, देन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये क्या होते हैं? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बच्चों, टेंडन और लिगामेंट्स आर ऑल्सो द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। आपको पता है हमारे मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस पे बोन्स ने मसल्स के साथ अटैच हुए होते हैं और बहुत सारी जगहों पे बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो टेंडन्स आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच अटैच मसल्स विद बोन्स। ये ख़ास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारे मसल्स को जोड़ते हैं, बांधते हैं विद द बोन्स। मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। जबकि लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के बैंड्स हैं, बट दे अटैच वन बोन विद एन अदर ऑन द जॉइंट्स। आपको पता है जोड़ या जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जॉइंट्स ही वो पोजीशन होती है जहाँ पे लिगामेंट्स पाए जाते हैं उन बोन्स को जोड़ने के लिए, जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए, और उन बोन्स को अपनी पोजीशन से हटने नहीं देते हैं। दीज टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये इम्पॉर्टेंस है प्रोटीन की। सेलुलर लेवल पे पहले हमने देखी, फिर हमने बॉडी में देखा कि मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं। मैनी एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। आप देखें स्ट्रक्चर बनाने में इन द फॉर्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स, ये सब बनाने में, फिर बॉडी के अंदर मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व है। उसके बाद
हमें ये पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और एंड दीज एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी किसी ना किसी तरह बायोकेमिकल रिएक्शंस भी इन प्रोटीन्स की वजह से ही हो रहे हैं. सो दीज प्रोटीन्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है बेटे, ना सिर्फ ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल यानी टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स बनाने में और एंजाइम्स को बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, बट प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. अब देखते हैं प्रोटीन की एनर्जी वैल्यू कितनी है. राइट, 1 ग्राम प्रोटीन आपने याद रखना है. कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी के दे रहे थे, और 1 ग्राम लिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे 9 किलो कैलोरीज. 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरीज. 4 किलो कैलोरीज एनर्जी के प्रोवाइड करते हैं. ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है. अब देखिए, जहाँ हम प्रोटीन को इतना इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं, तो इनकी एनर्जी वैल्यू इसलिए इतनी है 4 किलो कैलोरीज हैं, क्योंकि इनका वाइटल रोल जो है वो बॉडी मटेरियल बनाने में, बॉडी की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है. ठीक है, एनर्जी वैल्यू भी मौजूद है, बट लिपिड से थोड़ी कम है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फूड सोर्सेज की, कि कौन कौन सी डाइट खाने से आपको प्रोटीन्स मिल सकती हैं. बच्चों, ये सारे के सारे शॉर्ट में पूछे गए हैं. व्हाट आर द डाइटरी सोर्सेज, फूड सोर्सेज, या फिर इसको डाइटरी सोर्सेज भी कहा जाता है, कि कौन सी खुराक खाने से आपको प्रोटीन्स मिल सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेग्यूम्स. लेग्यूम्स कहते हैं फलीदार जितने भी प्लांट्स हैं, लाइक बीन्स, पीस, ये सारे लेग्यूम्स हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर से हमें मिलते हैं. इसके अलावा मीट खाने से, गोश्त में भी प्रोटीन होती हैं. एग ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स. देन डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से चीज़ें बनाई जाती हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारे भी हो सकते हैं. तो इनके डाइटरी सोर्सेज हैं लेग्यूम्स, मीट. लेग्यूम में मैंने कहा फलीदार जितनी भी सब्जियां हैं, फलीदार सब्जियां लेग्यूम्स में बीन्स आ जाएंगे और पीस, मटर आ जाएंगे. इसके बाद एग, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड चीज़, लाइक मिल्क एंड चीज़. These are the source of protein. तो बच्चों, प्रोटीन आपने देखा कि बॉडी के मटेरियल बनाने में भी यूज़ हो रहा है, एंड बॉडी बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी हिस्सा ले रहा है प्रोटीन. ठीक है, इसके बाद है मिनरल्स. मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो हैं, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद तैयार नहीं कर सकता. मिनरल्स या तो अर्थ से ओरिजिनेट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, और ह्यूमन बींग्स को मिनरल्स मिलते हैं बाय टेकिंग वाटर. हो सकता है कि कुछ मिनरल्स पानी में डिज़ोल्व हुए हों, और कुछ मिनरल्स प्लांट्स डाइट को यूज़ करने से मिलते हैं. याद रखिएगा, ह्यूमन डाइट में मिनरल्स डायरेक्ट किसी भी फॉर्म में नहीं आती हैं, बल्कि इधर दे में डिज़ोल्व इन वाटर, पानी के साथ हो सकते हैं. मिनरल्स में प्रेजेंट इन द प्लांट्स फूड और इन द एनिमल फूड. ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनरल्स को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंसानों की ज़रूरतों के मुताबिक. वन इज़ कैटेगराइज्ड एज मेजर मिनरल्स, and the other one is named as trace minerals.
बच्चों इन दोनों में हैं दोनों ही मिनरल्स, मेजर और ट्रेस से पता चल रहा है। द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड, विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत है बॉडी को, इन 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और above 100 मिलीग्राम, above 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत है पर डे। दे आर नेम्ड एज पर डे, एक दिन में कितनी ज़रूरत है, 100 मिलीग्राम और above then 100 मिलीग्राम। दे आर नेम्ड एज मेजर मिनरल्स। जबकि ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं बच्चों, मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत है लेस देन 100 मिलीग्राम, लेस देन 100 मिलीग्राम। बच्चों याद रखिएगा mg मिलीग्राम्स स्मॉलर यूनिट है ग्राम से। अगर आपने ग्राम लिख दिया तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन क्रॉस हो जाएगी। लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे अगर जो मिनरल्स चाहिए होंगे उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं एज ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस थोड़ा है, मेजर ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेजर मिनरल्स की लिस्ट है, दे आर सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। दे आर मेजर मिनरल्स। इसके साथ ही उनका बॉडी में फंक्शन उन्होंने बताया है। अब इनको देख लेते हैं। ये सारे के सारे आपको याद भी करने हैं। कौन कौन से मिनरल्स मेजर मिनरल्स हैं? सोडियम, यहाँ पे मैं सिर्फ सिंबल लिख देती हूँ, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड आइंस, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। दीज आर द मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स। अब ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? ये सोडियम, पोटासियम, ये तो पता चल गया कि ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे जिस्म में 100 मिलीग्राम से ऊपर चाहिए होंगे। बच्चों सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड आइंस, दे मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। मीन्स कि फ्लूइड के अंदर बैलेंस रखना है, ना तो नमकियात की कमी ज़्यादती होनी चाहिए, ना ही बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर पानी और नमकियात को एक बैलेंस, सॉल्ट्स को बैलेंस फॉर्म में रखना इन सॉल्ट्स का काम है सोडियम मिनरल्स का। सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड आइंस ये क्या काम करते हैं? फ्लूइड बैलेंस रखते हैं। इसके अलावा सोडियम एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स में, यानी दूसरी खुराक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पोटासियम एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के काम करने में उनकी हेल्प करता है। क्लोराइड आइंस ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप आगे पढ़ोगे कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है टू मेंटेन द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। इसके बाद बेटे ये तीनों ही सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मीन जब हमारी बॉडी ने मूव करना है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नर्व इम्पल्सिस मीन मैसेजेस जो भी बॉडी में कंडक्ट हो रहे हैं उनकी ट्रांसमिशन में, हार्ट फंक्शन में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड आइंस। देन कैल्शियम है। कैल्शियम आपको पता है, आपने अपने बचपन से पढ़ा होगा कि जी कैल्शियम की कमी से बोन्स वीक हो जाती हैं। सो कैल्शियम मेंटेन द स्ट्रेंथ इन द बोन्स एंड टीथ। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन और टीथ में हिस्सा लेता है। और कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग भी करता है। जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे कैल्शियम का रोल बहुत वाइटल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेता है। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हिस्सा लेना है। ये थे मेजर मिनरल्स। अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स की। सबसे पहले है आयरन। आपको पता है आयरन इज़ प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। एंड आयरन विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल बाय सेल।
ठीक है। जिंक इंसुलिन एक्शन करता है बच्चों। इंसुलिन हमारा पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कभी भी ज़्यादा नहीं होने देता, और उस इंसुलिन की हेल्प कौन करता है कि वो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करे? जिंक एलिमेंट कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जिंक जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, और ये दोनों आयरन और जिंक एज एंजाइम कोफैक्टर यूज़ होते हैं और इम्यून फंक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं। कॉपर एंजाइम कोफैक्टर है, और क्रोमियम जिंक की तरह इंसुलिन एक्शन को इंक्रीज़ करता है, यानी इंसुलिन की हेल्प करता है टू कंट्रोल द शुगर लेवल। इसके बाद बेटे फ्लोराइड भी बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी हैं, और टीथ के ऊपर एक कवर होता है, एक पॉलिश होती है, दैट इज़ नेम्ड एज एनामल। उस एनामल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है ये फ्लोराइडाइन। और लास्ट वन है आयोडाइडाइंस हैं, जो कि ट्रेस मिनरल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो इट इज़ नीडेड इन 100 मिलीग्राम, लेस देन 100 मिलीग्राम। बच्चों आयोडीन जो है, आयोडाइडाइंस जो हैं, हमारे गले में एक हार्मोन पाया जाता है, दैट इज़ नेम्ड एज थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ थायरॉक्सिन। उस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है, और वो लोग जिन की डाइट में आयोडीन नहीं होती है, उनके ये थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, एंड द प्रॉब्लम क्रिएटेड इज़ नेम्ड एज गोइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये फंक्शंस की जो लिस्ट है, ये सारे के सारे आपने MCQs के लिए भी मार्क करना है। आपको ये लॉन्ग भी आ सकता है, नोट ऑन मिनरल्स, तो फिर आपको इन सारे मिनरल्स की, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स सब की डिटेल भी बतानी होगी। तो आज आपने लिपिड्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स पढ़े हैं और मिनरल्स पढ़ लिए हैं। आज आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।